नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। सफर स्टेट शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा भाग लेकर के आपके सामने मैं महेंद्र सर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें पिछला वीडियो अधूरा रह गया था। आज उसी को लेकर के शिक्षण का अर्थ और उसकी परिभाषा प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, पिछले वीडियो में आपने शिक्षा को आपने सुना, एजुकेशन, अंग्रेजी में एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। एजुकेशन लैटिन भाषा का एडुकेटम शब्द है, जो दो शब्दों से मिलकर के बना है, ई प्लस डी को। इसको मैंने बताया था आपको, ई प्लस डी को अंदर से, ई का आ से अंदर से और डी को का से बाहर निकालना, अपने अंदर की शक्तियों को, अपने अंदर के ज्ञान को बाहर निकालना, ये क्या है? शिक्षा है। साथियों, इसको मैंने 4H के रूप में जो है आपको बताया था। 4H के रूप में, 4H के रूप में इसको किस रूप में बताया था? H फॉर हेड, H फॉर हैंड, H फॉर हार्ट और एक H फॉर जो है आपको हेल्थ के रूप में मैंने बता दिया है। साथियों, आज आप लोगों को मुझे शिक्षण का अर्थ, जैसा कि उसमें का अधूरा था, इसको आज पूरा करना है। पार्ट 2 में पूरा कर देंगे। आज शिक्षण का अर्थ और शिक्षा की परिभाषा को आपके सामने रखना है। तो शिक्षण का अर्थ एक तंत्र के रूप में लोकतंत्र के रूप में, लोकतंत्र के रूप में और तीसरे नंबर पर हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली के रूप में, हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली, शासन प्रणाली के रूप में। साथियों, शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक जैसा कि बताया है कि ज्ञान के बिना मानव जो है पशु के समान है। ज्ञान के बिना मानव पशु के समान है। पशु और वनस्पति, पशु और जीव वनस्पति ज्ञान के बिना उसी प्रकार से रहते हैं जिससे इनको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। साथियों, केवल मानव ही ऐसा एक प्राणी है जो ज्ञान के बल पर अपनी सारी क्रियाओं को व्यवस्थित करने की क्षमता रखता है, एक दूसरे को समझ सकता है, एक दूसरे को समझा सकता है। अर्थात यही शिक्षा एक ऐसा आधार है, शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके बल पर जो है कि मानव अपना भी विकास करता है और दूसरों के विकास में भी सहायता देता है। तो साथियों, आज आप शिक्षण को जो है कि 3 रूपों में, एक तंत्र के रूप में, लोकतंत्र के रूप में और हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली के रूप में आप देख रहे हैं। एक तंत्र के रूप में शिक्षण होता क्या है? ये साथियों, एक तंत्र के रूप में शिक्षण की जो व्यवस्था व्यवस्थित की गई है, प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था है। प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था
जो वैदिक काल के अंतर्गत आता है। वैदिक काल, वैदिक काल के अंतर्गत प्राचीन काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी, उस समय वह शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? शिक्षक प्रधान। शिक्षक शिक्षक प्रधान। शिक्षक को गुरु और छात्र को शिष्य। गुरु शिष्य। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी जिसमें गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करने का कार्य करते थे। और कैसे, किस प्रकार से ज्ञान प्रदान करते थे, मैं आइए बताता हूँ। साथियों, इस व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था जो पढ़ने के लिए सबको अधिकार नहीं था। इसमें केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन्हीं लोगों को पढ़ने का अधिकार था। ये लोग जो है, शूद्र को पढ़ने का कोई अवसर नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था में जो शिक्षा व्यवस्था होती थी, शिष्यों को जो गुरु पढ़ाते थे, वह गुरुकुल, जो शिक्षण स्थान होते थे, शिक्षण स्थान जो होते थे, गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षण स्थान जो थे गुरुकुल के नाम से जाने जाते थे। गुरुकुल के नाम से, गुरुकुल और मठ, गुरुकुल और मठ के नाम से जाने जाते थे। यहाँ पर जो बालक पढ़ने के लिए आते थे, इनके लिए समस्याएं थी। समस्या ये थी कि ये जो बालक थे, ये जो शिष्य थे, गुरु से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं कर सकते थे। गुरु की सारी बातों को जो है ध्यान पूर्वक सुनते थे, उनके सारे आदेश का पालन करना होता था। अर्थात एक तंत्र शिक्षण प्रणाली में जो है कि गुरु का पूरा जो है दबदबा होता था शिष्यों के ऊपर। शिक्षक प्रधान शिक्षण व्यवस्था। छात्र जो है, शिष्य जो थे, गुरुओं से भयभीत रहते थे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह शिक्षण व्यवस्था, वह शिक्षा व्यवस्था जिसमें शिक्षक का पूरा दबदबा होता था और छात्र उनसे भयभीत होते थे, वो कौन सी शिक्षण व्यवस्था थी? एक तंत्र शिक्षण व्यवस्था। एक तंत्र शिक्षण व्यवस्था में जबरदस्ती ज्ञान जो है छात्रों के ऊपर लादा जाता था और उनसे उसका पालन करवाया जाता था। किस रूप में साथियों? किस रूप में? वह इस रूप में प्रतिबंधित थे कि जो भी गुरु पढ़ाए, जो भी गुरु का आदेश हो, शिष्य को उसका पालन करना होता था। भिक्षावृत्ति की व्यवस्था थी। गुरु के लिए जो है भिक्षा मांग करके लाना होता था, उसको जो है कि उनकी सेवा में लगाना होता था। और उस भिक्षावृत्ति का कार्य उतना ही होता था, उतना ही करने को कहा जाता था कि बस एक दिन के भोजन की व्यवस्था हो, एक दिन के लिए भोजन की व्यवस्था हो। अगले दिन की भोजन के लिए व्यवस्था के लिए अगले दिन फिर शिष्य को जो है कि भिक्षावृत्ति के लिए जाना होता था। साथियों, इस शिक्षण व्यवस्था में आपने देखा शिक्षक प्रधान, शिक्षक का पूरा दबदबा, जबरदस्ती ठूस ठूस करके ज्ञान भरना, मौखिक शिक्षा प्रणाली। छात्र जो शिष्य के रूप में होते थे, वह किसी भी प्रकार का कोई तर्क वितर्क, प्रश्न उत्तर अपने गुरु से नहीं कर सकते थे। वहाँ की जो व्यवस्था थी, गुरुकुल और मठों के माध्यम से शिक्षण उसी स्थान पे होता था, गुरुकुल और मठों से। और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक बार की बात मैं बता रहा हूँ, एक बार अगर शिष्य गुरु के आदेश का उल्लंघन कर देता है,
इस एक तंत्र शिक्षण व्यवस्था में गुरु के आदेश का एक बार यदि कोई शिष्य ने उल्लंघन कर दिया तो उसको गुरुकुल से बाहर कर दिया जाता था और किसी भी प्रकार से कोई भी उसके लिए सोर्स नहीं काम करने वाला था। एक बार जिस शिष्य को गुरुकुल से बाहर कर दिया जाता था उसको दोबारा गुरुकुल में एंट्री नहीं मिलती थी। तो साथियों, आपने देखा कि एक तंत्र शिक्षण व्यवस्था किस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था थी। वैदिक काल, इसमें तीन ही वर्ण के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लोग शिक्षा प्राप्त करते थे और शिक्षक प्रधान व्यवस्था, शिक्षक का स्थान मुख्य, शिष्य का स्थान गौण होता था। शिक्षण का जो स्थान बनाया गया था गुरुकुल और मठ थे। इसमें जो है गुरु के आदेश का सहर्ष पालन करना होता था शिष्यों को। साथियों, इसमें इस समय की शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में मॉरिसन महोदय ने कहा है एक तंत्र शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत मॉरिसन महोदय का कथन है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रणाली है, व्यवस्था है, जो कह लीजिए जिसमें एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अर्थात शिक्षक कम परिपक्व व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अर्थात छात्र के संपर्क में आता है और उसके लिए ज्ञान की व्यवस्था करता है। साथियों, मॉरिसन महोदय ने एक तंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत जो है कि जो व्यवस्था देखा उसके आधार पर उन्होंने बताया, क्योंकि वह शिक्षा प्रणाली जो है वैदिक कालीन की मौखिक थी और उसमें इन्होंने बताया कि शिक्षा वह प्रक्रिया है, वह व्यवस्था है, वह प्रणाली है जिसमें एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है और उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है। तो साथियों, ये रहा है आपके प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था, एक तंत्र में शिक्षण, वैदिक काल की शिक्षण व्यवस्था। अब हम लेकर आपको चलते हैं दूसरी शिक्षा व्यवस्था। दूसरी शिक्षा व्यवस्था आपका लोकतंत्र के रूप में एक तंत्र किसको कहा जाता है? जिसका पूरे शासन पर एक का अधिकार हो, राजा का अधिकार हो, वह एक तंत्रात्मक हुई है। लोकतंत्र में कुछ परिवर्तन हुआ, समय बदला, कुछ परिवर्तन हुआ। पहली शिक्षण व्यवस्था में आपने देखा कि शिक्षक गुरु का पूरा दबदबा शिष्य के ऊपर और छात्र उससे भयभीत रहते थे। दूसरी शिक्षण व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हुआ और परिवर्तन इस प्रकार से हुआ कि शिक्षक और छात्र के संबंध को देखा गया। शिक्षक और छात्र का संबंध प्रेम पूर्वक मधुर संबंध देखा गया। लोकतंत्र होता क्या है साथियों? लोकतंत्र जहाँ पे जनता के द्वारा जनता सरकार का चुनाव करती है, वो लोकतंत्र व्यवस्था होता है। साथियों, लोकतंत्र शिक्षण व्यवस्था में लोकतंत्र में जो शिक्षण लोकतंत्र के रूप में व्यवस्थित हुआ, उसमें जो है कि बताया गया कि शिक्षक और छात्र के संबंध जो है मधुर होंगे। पहले वाली शिक्षा व्यवस्था नहीं रहेगी, वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था नहीं रहेगी। ये व्यवस्था जो है ऐसी होगी जिसमें भिक्षावृत्ति समाप्त कर दी गई। अब भिक्षा बालक को नहीं मांगना है, ये व्यवस्था जो है सरकार करेगी, पैसा सरकार देगी, भोजन की व्यवस्था पैसा मिलेगा तो खुद ही हो जाएगा। साथियों, इसमें शिक्षक और छात्र का संबंध मधुर बताया गया और सबसे मस्ट ये है कि वहां पर वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था में जो है कि शिक्षक से छात्र किसी भी प्रकार का कोई तर्क वितर्क प्रश्न उत्तर नहीं कर सकता था, केवल ध्यान पूर्वक उनकी बात को सुनता था।
लोकतंत्र शिक्षण व्यवस्था में लिखने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था और शिक्षक से प्रश्न करके उत्तर प्राप्त करने की व्यवस्था, ये मस्ट रहा। शिक्षक छात्र के संबंध मधुर और लेखन की व्यवस्था, पठन की व्यवस्था, साथ साथ शिक्षक से प्रश्न करके उसका उत्तर प्राप्त करना, ये लोकतंत्र में जो है आ गया। यहाँ पे एक साथियों गेज महोदय का नाम, गेज का नाम आप सुने होंगे। गेज, लोकतंत्र के रूप में गेज महोदय ने बताया कि शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शिक्षक छात्रों के लिए अपनी कक्षा में पथ प्रदर्शन का कार्य करता है। गेज महोदय ने बताया है कि शिक्षक एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करता है, उनको रास्ता दिखाता है। तो साथियों आपने देखा कि एक तंत्र शिक्षण व्यवस्था और लोकतंत्र शिक्षण व्यवस्था में कितना अंतर हो गया। साथियों आपसे सीधा साधा सीटेट 2023 जो आपके सामने सफर चल रहा है, इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह शिक्षण व्यवस्था बताइए जिसमें शिक्षक और छात्र के संबंध मधुर, छात्र शिक्षक से प्रश्न उत्तर कर सकते थे। वह शिक्षण व्यवस्था साथियों लोकतंत्र शिक्षण व्यवस्था है। ये प्रश्न बन सकता है कि वह शिक्षण व्यवस्था बताइए जिसमें शिक्षक का पूरा दबदबा छात्रों के ऊपर रहता है और छात्र शिक्षक से भयभीत रहते हैं। वह शिक्षण व्यवस्था कौन सी है? तो साथियों वह शिक्षण व्यवस्था आपकी होगी एक तंत्र शिक्षण प्रणाली, वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था। साथियों अब हम आपको लेकर के चलते हैं हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली के रूप में। हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली के रूप में हस्तक्षेप मीन्स होता क्या है? हस्तक्षेप मीन्स साथियों होता क्या है? हस्तक्षेप मीन्स होता है रुकावट डालना, अवरोध उत्पन्न करना। हस्तक्षेप का आशय होता है रुकावट डालना, अवरोध उत्पन्न करना। रुकावट डालना, अवरोध उत्पन्न करना, बाधा डालना, ये हस्तक्षेप। तो जहां पे कोई बाधा ना हो उसी को तो हस्तक्षेप रहित कहेंगे, जहां पे किसी प्रकार की कोई रुकावट न हो। समय बदलता गया, समय परिवर्तनशील है ये है, और समय के बदलते हुए स्वरूप में हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली इस प्रकार से आई कि यहाँ पे सभी को पढ़ने का अधिकार मिल गया, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी वर्ण के लोग हों, सबको, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का लड़की, XYZ, सबको पढ़ने का अधिकार हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली में आ गया। साथियों हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली में आपने देखा कि सबको पढ़ने का अधिकार, शिक्षक छात्र का जो संबंध था लोकतंत्र में ही मधुर हो गया, मधुरतम हो गया। प्रेम पूर्वक शिक्षक छात्रों को पढ़ाना शुरू कर दिए। वो पहले वाली व्यवस्था जो शिक्षक का छात्रों के ऊपर दबदबा होता था, छात्र भयभीत रहते थे, वो सब समाप्त हो गया था। अब यहाँ पे सबसे मस्ट पॉइंट जो है हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली का ये है कि शिक्षक का छात्र के साथ जो संबंध मधुर तो है ये है, शिक्षक छात्र का संबंध मधुर, ये तो है ये है। व्यवहार कैसा होगा? ये होगा मित्रवत। शिक्षक छात्र का जो व्यवहार है मित्रवत, मित्र की भांति शिक्षक जो है कि छात्र के साथ कार्य करता है, उसके हर कठिनाई का समाधान करता है।
और उसको हर संभव ज्ञान इस प्रकार से प्रदान करता है कि वह पढ़ने में रुचि भी रखे और उसको अधिकतम ज्ञान की प्राप्ति भी हो सके। तो साथियों, हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली के रूप में आपने देखा सुना कि शिक्षक और छात्र का संबंध बहुत ही मधुर घनिष्ठ हो गया और इनका व्यवहार जो था मित्र की भांति, एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता जैसे करता है उसी तरह से शिक्षक भी मित्र की भांति छात्र के साथ कार्य करता है और उसका हर संभव ज्ञान के क्षेत्र में सहायता करता है। इस संबंध में एक प्रमुख शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक हैं ब्रूबेकर महोदय हैं। इन्होंने बताया है कि हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली के अंतर्गत जो शिक्षण व्यवस्था है, सबको पढ़ने का अधिकार मिल गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको, लड़का लड़की सबको पढ़ने का अधिकार मिल गया। इसमें महिलाओं को एक तंत्र शिक्षण प्रणाली में जो है कि नहीं था, केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को पढ़ने का अधिकार था। इसमें जो है कि लोकतंत्र में जो है लड़कियों को पढ़ने का अधिकार मिला, लेकिन अभी शूद्र को जो है कि पढ़ने का अधिकार जो है इसमें नहीं मिला हुआ था। और यहाँ पे पूरा सबको अधिकार मिल गया, नर नारी सबको, लड़की लड़का, मेल फीमेल सबको मिल गया। यहाँ पे जो मित्रवत व्यवहार देखा गया, बड़ा ही अच्छे संकेत मिले। सबको पढ़ने का अधिकार, सबको अपना सर्वांगीण विकास करने का अधिकार, सब कुछ ठीक ठाक देखने को मिला। ब्रूबेकर जो है इस हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली के रूप में जो है कि अपना बात बताए हैं। किस रूप में बताएं साथियों? ब्रूबेकर ने कहा है कि शिक्षण वह प्रणाली, वह सिस्टम है जिसमें शिक्षक छात्रों के समक्ष, शिक्षण वह प्रणाली है जिसमें शिक्षक छात्रों के समक्ष कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है, कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न करता है जिन समस्याओं को लेकर के छात्र जो है क्रियाशील होते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या होते हैं, प्रेरित होकर के, इच्छुक होकर के, रुचि रखते हुए समस्या का समाधान करते हैं। तो साथियों, ब्रूबेकर महोदय ने जो है कि कहा है कि यह एक ऐसी शिक्षण प्रणाली है जिसमें शिक्षक छात्रों के समक्ष कुछ ऐसी परिस्थितियां जो है उत्पन्न करता है जो अधिगम करने के लिए वह लाभदायक होती हैं। उस समस्या को लेकर के छात्र उत्सुकता पूर्वक, प्रेम पूर्वक समाधान ढूंढते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। यही सीखना कहलाता है। तो साथियों, आपने देखा एक तंत्र के रूप में, लोकतंत्र के रूप में, हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली के रूप में एक तंत्र का जो शिक्षा व्यवस्था थी वह गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, गुरुकुल और मठों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षक प्रधान शिक्षा व्यवस्था थी। वहां पर जो है कि शिक्षक से छात्र हमेशा भयभीत रहते थे, उनके हर आदेश का पालन करना होता था। एक बार उनके आदेश का उल्लंघन करने पर उनको जो है कि गुरुकुल से बाहर कर दिया जाता था, दोबारा उनको गुरुकुल में एंट्री नहीं मिलती थी। लोकतंत्र में पढ़ने का अधिकार मिल गया। शिक्षक छात्र के संबंध मधुर बन गए। वह जो है कि शिक्षकों से तर्क वितर्क प्रश्न कर सकते थे और उसका उत्तर प्राप्त करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते थे। हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली और आसान हो गई। इसमें शिक्षक और छात्र के संबंध जो है कि मधुर तो हो ही गए, उनका व्यवहार जो है मित्र की भांति होने लगा, मित्रवत कार्य करने लगे, उनका सहयोग करने लगे। अब तो हर जगह काम करने ही लगे, परीक्षा में थोड़ी सहयोग करेंगे। परीक्षा में थोड़ी, पढ़ाने में सहयोग करना शिक्षक का कार्य था। परीक्षा के लिए छात्र पढ़े और अपनी परीक्षा दे करके अच्छे अंकों से पास हुआ। तो साथियों, पहले लोग एक तंत्र के रूप में आपने देखा, एक तंत्र के रूप में जो है बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा जो है कि आपने देखा, एक तंत्र के रूप में जो परिभाषा दी गई वह जो है मोरिसन एक तंत्र के रूप में जो शिक्षा की परिभाषा दी गई मोरिसन के द्वारा दी गई। और लोकतंत्र के रूप में जो परिभाषित किए हैं गेज महोदय ने परिभाषित किया है। और हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली में जो है कि ब्रूबेकर महोदय ने शिक्षा को अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। अब साथियों, हम सीधे लेकर के चलते हैं आपको शिक्षा की परिभाषा के रूप में। अब
अब बताना चाह रहे हैं कि शिक्षा की परिभाषा, 2-4 परिभाषा जान लीजिए, इसके बाद जो है यहीं पे वीडियो एंड किया जाएगा। साथियों, शिक्षा की परिभाषा, बहुत सी परिभाषा आप लोग सुने हैं, यहाँ भी आपको हम कुछ परिभाषा दे रहे हैं। शिक्षा की परिभाषा पिछले वीडियो में हमने जो है कि आप लोगों को एडम की परिभाषा दिया है। एडम की परिभाषा, एडम्स महोदय ने क्या कहा है? शिक्षा दो ध्रुवीय प्रक्रिया है। क्या कहा है? शिक्षा दो ध्रुवीय प्रक्रिया, द्विध्रुवीय प्रक्रिया, एडम महोदय ने कहा है। जॉन डीवी ने कहा है शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, जॉन डीवी ने शिक्षा को 3 ध्रुवीय प्रक्रिया बताया है। अरस्तु ने क्या कहा है? इसकी भी परिभाषा बता दीजिए। अरस्तु, शिक्षा व प्रक्रिया कैसी है? कितने लोग बताना चाहते हैं? हाथ उठाइए। साथियों, अरस्तु ने स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। अरस्तु की परिभाषा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण